नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के प्रथम अध्याय जो कि आरपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं में इससे सवाल उठते हैं, इसका पहला अध्याय राजस्थान का इतिहास एक परिचय की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। मतलब 1949 ईस्वी से पूर्व इस भौगोलिक इकाई के लिए कोई राजस्थान नामक नाम से संबोधित नहीं किया जाता था। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने जो ये बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ वाला भाग था, इसके लिए राजपुताना शब्द का यूज़ किया था। तो याद रखने योग्य 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद 29 साल बाद 1829 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। उसके अंदर इस स्थान को रायथान कहा है। और स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ और 23 मार्च 1949 ईस्वी को इसका नाम राजस्थान रखा गया। तो सर्वप्रथम वैधानिक रूप से राजस्थान नाम अस्तित्व में 30 मार्च 1949 को आया। राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया और 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड द्वारा अपनी पुस्तक के अंदर इस स्थान का भौगोलिक क्षेत्र का नाम रायथान या राजस्थान दिया गया। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का नाम एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1829 ईस्वी के अंदर 30 मार्च 1949 को सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग है। इसी के तर्ज पर हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अंदर, अभिलेखों के अंदर राजस्थान से संबंधित प्रदेशों के विभिन्न नाम उल्लेखित मिलते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए मरु, धन्य, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ये शब्द यूज हुए हैं। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है, जिसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया गया। जोधपुर पहले मरुस और उसके बाद मरुवार और उस मरुवार से ही मारवाड़ कहा जाने लगा है। जांगल शब्द का प्रयोग बीकानेर, नागौर और आसपास के क्षेत्र जांगल देश के लिए किया जाता है। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत है। मतलब मत्स्य शब्द का प्रयोग जयपुर और अलवर, भरतपुर के क्षेत्र के लिए किया जाता है। मत्स्य संघ की राजधानी विराटनगर थी महाभारत काल में। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। मतलब भरतपुर के जो पास वाले क्षेत्र मथुरा से लगते थे, धौलपुर और करौली के ये अधिकांश भाग सूरसेन अलग जनपद होता था, सूरसेन कहलाते थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका नाम उल्लेखित है। माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। विशेष याद रखने योग्य, माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था, क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे, यानी किनारे को कांठे कहा जाता था, और माही नदी के किनारे होने के कारण प्रतापगढ़ का ये भूभाग कांठल कहलाता था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भाग, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले के मध्य जो भाग था, 56 गांवों का वो समूह था, इसलिए उसको 56 का मैदान कहा जाता था। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया का क्षेत्र, ये क्षेत्र हाइट में थोड़ा ऊंचा था, इसलिए पठारी होने के कारण ऊपरमाल कहा जाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। गिरी यानी पहाड़ियाँ होती है, और उदयपुर के नज़दीक पहाड़ियाँ अधिक होने के कारण उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको गिरवा कहा था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी का क्षेत्र जो हाड़ौती कहलाता था। सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र शेखावेटी कहलाता था। अब राजस्थान के संदर्भ में इतिहास का काल विभाजन तीन मोटे रूप से 3 कालों में विभक्त किया। प्राक युग, आदि युग,
मोटे रूप से 3 कालों में प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। प्राक युग अर्थात जिसको बोल के ही अभिव्यक्ति, एक आगे से पीढ़ी दर जो इतिहास बोल के अभिव्यक्त हुआ है। प्राक लिखित रूप से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदि युग संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे किंतु वे अस्पष्ट थे, उसकी लिपि का पढ़ना संभव नहीं था। और ऐतिहासिक युग या ऐतिहासिक काल वह कहलाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। तो मोटे रूप से हमने जाना प्राक युग जिसके अंदर लिखित कोई साक्ष्य इतिहास का उपलब्ध नहीं था। आदि युग जिसके अंदर लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो थे परंतु उसकी लिपि का ज्ञान नहीं था, उसको पढ़ना असंभव था। और तीसरा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे और उसको पढ़ा भी जा सकता था। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का, मतलब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होने से पहले ये काल प्राक युग खत्म हो गया था। आद्य युग, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व यानी ईस्वी से 600 साल पूर्व यानी आज से 2600 वर्ष पहले। तीसरा ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। प्राक युग हड़प्पा से पहले सृष्टि आरंभ और हड़प्पा सभ्यता के आरंभ से पूर्व। आद्य युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक, हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। प्राक ऐतिहासिक राजस्थान यानी प्राक युग में राजस्थान का अस्तित्व कैसा था, किस रूप में था। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था क्योंकि नदियों घाटियों में जल की प्रचुरता, नदियों के किनारे सभ्यता इसलिए होती थी क्योंकि वहाँ जीवन की आपूर्ति, जीवकोपार्जन आसानी से किया जा सके, कंदमूल फल भी वहाँ पर अच्छे प्रकार से प्राप्त हो सके, सघन वन भी होते थे, पशु पक्षी वहाँ पानी पीने के लिए पानी का स्रोत रहता था। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था। यहाँ पर जो मरुस्थल का क्षेत्र है, विद्वानों के अनुसार यहाँ सरस्वती और दृष्टद्वैती नदी बहती थी जो कि समुद्र में जाके गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। पूर्व पाषाण काल, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण यानी पत्थरों, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर, अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 2.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सैटनकार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के रविंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के KRC अग्रवाल, डॉक्टर विनय कुमार, हरिश्चंद्र मीणा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति विभिन्न पक्षों को सामने लाने का सराहनीय प्रयास किया है। मध्य पाषाण, पूर्व पाषाण को हम इम्पोर्टेंट इतना ही है, लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में ये संस्कृति विद्यमान थी। और सर्वप्रथम 1870 में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर बनी हुई पूर्व हस्त कुठार खोज निकाली। मेन इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है। फिर है मध्य पाषाण काल, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। राजस्थान में मध्य पाषाण काल के उदाहरण के रूप में लूणी और उसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ की बेरच नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। यही सबूत के रूप में मिले हैं।
इस काल के उपकरणों की क्या विशेषता रही थी? इस काल के उपकरणों की विशेषता रही थी कि ये उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित किए गए थे। मध्य पाषाण काल के ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चर्च, कालिनियन, क्वार्टजाइट, कैलसोडी आदि पाषाणों से बने थे। ये पत्थरों के प्रकार हैं जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपज, स्केपर, पॉइंटर आदि उल्लेखित हैं। पत्थर के बने इन उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा जाता था। नवपाषाण काल भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाण या नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नवपाषाणकालीन उपकरणों के अंदर भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में स्थित है और बागोर नागौर के अंदर स्थित है। यहाँ पर नवपाषाण काल के उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजस्थान में धातु काल ताम्र यानी ताम्र एवं ताम्रकांस्य धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण व ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। ताम्र का और इन धातु से निर्मित औजारों का उपयोग कौन करता था? मानव करते थे। इसलिए ये सबूत मिलता है कि मानव उस समय राजस्थान के अंदर मानव था। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के अंदर हम विशेष रूप से गिनते हैं गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलुंड, राजसमंद, आहड़ और झाड़ोल, उदयपुर, पिंड, चित्तौड़गढ़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, पुंगल, बीकानेर के अंदर नंदलापुर, किराडोद, चीथावाड़ी, जयपुर के अंदर एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और कोल, माहुली, सवाई माधोपुर, मल्लाह, भरतपुर आदि क्षेत्र के उल्लेखित है। लोह काल ये था प्रथम काल। राजस्थान में धातु काल की शुरुआत में लोह काल यानी लोहे के औजार कहाँ हमें राजस्थान में किन किन सभ्यताओं में लोहे के औजार प्राप्त हुए। ऊपर हमने जो सभ्यताएं पढ़ी वो ताम्रकालीन संस्कृति की प्राचीन स्थल थे। गणेश्वर, कालीबंगा, गिलुंड, आहड़, झाड़ोल, पिंड, कुराड़ा, साबड़िया, नंदलालपुर। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है लोह काल के, यानी वहाँ लोहे के औजार प्राप्त हुए, वहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान था। इसके अंदर कृषि उपकरण और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया लोह काल ने। तांबे से लोह ज़्यादा मजबूत होता है। राजस्थान में नोह, भरतपुर के अंदर, जोधपुरा, जयपुर के अंदर, सोनारी, झुंझुनू और रेड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। आरपीएससी यदि डीप सवाल बनाए तो वो सवाल बना सकती है। 3 जगहों के नाम देंगे और उन पूछेंगे कि इनमें से लोह काल से संबंधित कौन सी सभ्यता नहीं है। ऑप्शन दे देंगे नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू और एक ऑप्शन और दे देंगे गिलुंड, राजसमंद। तो इसमें जो गिलुंड होगा वो ताम्रकालीन सभ्यता है, जबकि ये तीनों लोहकालीन सभ्यता है। इन जो 4 स्थान हमको याद रखने हैं, नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सोनार, झुंझुनू, रेड टोंक, इन स्थानों पर लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा जो कि जयपुर और सोनारी, झुंझुनू से लोहे को गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। आरपीएससी प्रश्न बना सकते हैं कि लोहे को गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो लोहे को गलाने की भट्टियाँ जोधपुरा, सोनारी से प्राप्त हुई। अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखाने के भी अवशेष मिले हैं। रेड जो कि टोंक में है, लोह सामग्री प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी जाए। लोहकालीन सभ्यताओं में टाटा नगर की संज्ञा किस सभ्यता को दी जाती है? तो रेड टोंक। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? विराटनगर और जोधपुरा, सोनारी, नोह भरतपुर में, सोनारी झुंझुनू में, जोधपुरा जयपुर में। चित्रित मृत भांड संस्कृति के अवशेष। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था।
इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो वापस मेन पॉइंट हम दोहराते हैं, हमने पढ़ा है वो। राजस्थान राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, 1829 में एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया और डॉक्यूमेंट रूप से 30 मार्च 1949 को राजस्थान शब्द का प्रयोग शुरू हो गया और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हम प्राचीन काल में राजस्थान के क्षेत्रों का किन नामों से जाने जाते थे, तो कि मरु या धन्य या प्रदेश, मारवाड़ के प्रदेश को, जांगल, बीकानेर, नागौर के आसपास के प्रदेश को, जोधपुर के प्रदेश को मारवाड़, जो कि मरु और मरुवाड़ से कालांतर में मारवाड़ हो गया। फिर मत्स्य, अलवर, जयपुर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य की जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जो कि महाभारत के काल से संबंधित है। धौलपुर और करौली का भाग सूरसेन, माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल यानी किनारा, माही नदी के किनारे होने के कारण इसको कांठल। 56 गांवों का समूह प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित 56 का मैदान। फिर इतिहास का काल विभाजन, प्राग युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। प्राग युग में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, आद्य युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो थे परंतु उसकी लिपि समझना असंभव था, और ऐतिहासिक युग के अंदर लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे और उनको पढ़ा भी जा सकता था। फिर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर धातु काल, धातु काल के अंदर ताम्रकालीन सभ्यताएं, प्रमुख ताम्रकालीन सभ्यताएं गणेश्वर, कालीबंगा, गिलुंड, आहड़, झांडोल और पिंड पावलिया चित्तौड़, ये प्रमुख ताम्रकालीन सभ्यताएं। फिर लोहकालीन सभ्यताएं, नोह, भरतपुर, धौल, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, रेड टोंक। अब हम पढ़ेंगे मुख्य सभ्यताएं और उन मुख्य सभ्यताओं की विशेषताएं जो सभ्यताएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दी गई है। बहुत ही कम चांस है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से बाहर प्रश्न पूछे जाएं, लगभग एजिटेड लाइन यहीं से उठाई जाती है आरपीएससी द्वारा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक निर्मित पुस्तक आरपीएससी की राजस्थान से संबंधित पुस्तकों का ही निचोड़ है। सबसे पहली सभ्यता पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन दृश्यद्वती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में जिसको माना जाता है कि ये घग्गर नदी कहा जाता है, प्राचीन समय में इसका नाम, महाभारत काल में इसका नाम सरस्वती नदी था। वर्तमान में घग्गर नदी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी गई है। इस स्थल का कालीबंगा नाम, जो ये सभ्यता प्राप्त हुई है, इसका नाम कालीबंगा क्यों, पुरातत्व विभाग द्वारा कालीबंगा क्यों दिया गया या पुरातत्व वेदाओं द्वारा क्यों कालीबंगा रखा गया, इसका कारण है कि यहाँ से खुदाई के दौरान जो चूड़ियाँ प्राप्त हुई है वो काली चूड़ियाँ थी, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, और वो चूड़ी कैसी थी, काली, इसलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। सर्वप्रथम 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा और कब की गई? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। तत्पश्चात 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल बी.के. थापर, 1961 और 62 में बीबी लाल बी.के. थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंफ्यूज करने वाली कि सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो 1952 में सर्वप्रथम अस्तित्व में लाई अमलानंद घोष। और यहाँ पर उत्खनन का कार्य किन के द्वारा और कब किया गया? तो यहाँ उत्खनन का कार्य 1961 ईस्वी 62 ईस्वी में बी.पी. लाल और बी.के. थापर द्वारा किया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर माने गए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने गए, वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के समान ही या समकालीन मिलती। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। प्राक हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा का वह भाग जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन था, और हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने के अंदर मिट्टी की ईंटों को
धूप में पकाकर प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। उनके अवशेष पतले हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है, मतलब कलाकारी का अभाव है, और दिखने में पतले हैं और हल्के हैं। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। इससे हमें यह पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता के समय यहाँ के लोग रंगों का प्रयोग करते थे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, यानी बोए हुए खेत मिले। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे, शायद तक खरीफ और रबी की फसल के रूप में उगाते होंगे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जैसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। यहाँ से जो बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर मिली है वो हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो पहली हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में डिटेल से दी हुई है, जो इससे बाहर प्रश्न बनने की बहुत ही कम संभावना रहती है। इसके बाद दूसरी सभ्यता पढ़ेंगे हम, आहड़ सभ्यता। ये सभ्यताएं ताम्रकालीन है। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जिसको आयड़ नदी भी कहते हैं, तट पर बसे आहड़ के उत्खनन, ये जो लगभग 90% सभ्यताएं होगी वो नदियों के किनारे बसी होंगी, क्योंकि प्राचीन समय में जीविकोपार्जन नदियों के किनारे ही आसानी से किया जा सकता था। तो लगभग सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी होगी। आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास, 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने कालीबंगा की, और 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने और आभूषण के साथ दफनाते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा को सार्थक या समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। ये RPS द्वारा पूछा गया प्रश्न है, लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली सभ्यता, लाल काले मिट्टी वाली बर्तन, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ ये लाल काली मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ सभ्यता है उदयपुर के। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यहाँ तांबे के औजार और उपकरण के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। ताम्रकालीन सभ्यताओं के अंदर हमने आहड़ का पढ़ा था। तो प्रमुख ताम्रकालीन सभ्यता है आहड़। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई उन्नत होने का अनुमान भी लगता है। तीसरी सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी, राजसमंद गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले के अंदर बनास नदी के 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता, आहड़ उदयपुर राजस्थान उदयपुर पास है, तो आहड़ से जुड़ी हुई यह सभ्यता प्रकाशमय, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। बनास नदी के किनारे होने के कारण 1957-58 में BB लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। इन्हीं BB लाल के ही निर्देशन में कालीबंगा का भी उत्खनन किया गया 1961 बाद। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व हमेशा उल्टे चलते हैं, तो 1900 से 1700 ईसा पूर्व यानी 200 वर्ष निर्धारित किया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे बर्तन, काले बर्तन, पॉलिशदार बर्तन, भूरे, लाल और काले चित्रित मृत भांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों यानी आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था, जबकि गिलुंड के अंदर पकी हुई ईंटें आग में पकाई हुई कालीबंगा और आहड़ के अंदर हमने धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग सुना था, जबकि गिलुंड के अंदर
आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगली सभ्यता है बागोर। बागोर सभ्यता था भीलवाड़ा जिले में बागोर में कोठारी नदी के किनारे। नदियाँ और सभ्यताएं विशेष रूप से याद रखनी है। कालीबंगा, घग्गर नदी, सरस्वती नदी। आठ सभ्यता उदयपुर के अंदर आयड़ नदी के किनारे। गिलुंड राजसमंद में बनास नदी के किनारे। बागोर सभ्यता कोठारी नदी भीलवाड़ा में। डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु यानी छोटे पत्थरों के उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण है। यहाँ के लोग आखेट करते थे, बागोर भीलवाड़ा के लोग। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। छेद वाली सुई किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? बागोर भीलवाड़ा से। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि और पशुपालन के बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र था। अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, 5वीं। गणेश्वर नीम का थाना, सीकर, कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मतलब आज से लगभग 4800 साल पहले। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्र युगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करती हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों एवं पात्रों में 99% तांबे का प्रयोग हुआ है जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता को प्रमाणित करता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उनमें कृष्ण वर्णी मृत पात्र कहते हैं। इस बर्तन वाले व नीले रंग से सजाए हुए गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी किस सभ्यता को माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी है? भीनमाल जालोर की सभ्यता महत्वपूर्ण है जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से एक रोमन सुरा पात्र व एक यूनानी सुराही जो जल वगैरह भरा जाता है इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराठ यानी जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराठ से यह एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ के समय अशोक का भाब्रू अभिलेख जो RPSC RS में पूछा गया है, भाब्रू अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है और किस शासक काल का था? तो भाब्रू अभिलेख बैराठ से प्राप्त हुआ है जो कि अशोक के काल का माना जाता है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। तो बैराठ से भाब्रू अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमुख पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुआ है। बालाथल उदयपुर ताम्रकालीन सभ्यता। इस महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, बरौर गंगानगर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रचार हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। माना जाता है भाई हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखाना वाला डेरा और चक 64 से महाकाव्य काल में महाभारत काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिला। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने
अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। माना जाता है कि रामायण काल में यहाँ पर राजस्थान जो ये मरुस्थल का प्रदेश है, यहाँ पर नदियाँ बहती थी, समुद्र था, और उस जल को सुखाने वाले अस्त्र छोड़ने के कारण यहाँ जल सूख गया और ये मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के समय रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक कह रही है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडव ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष, जो कि उनको भेष बदल के बिताना था, वो मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया गया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। महाभारत के युद्ध में, क्योंकि विराट नगर की राजकुमारी का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध में पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ विशिष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम जनपदों का उदय और दूसरा साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। कोई 14 जनपद बताते हैं, कोई 16 जनपद बताते हैं, उसमें राजस्थान के क्षेत्र भी शामिल है। राजस्थान से जनपद कौन कौन से थे उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में राजस्थान के जनपद राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई, कैसे मानी जाती है, वैदिक आर्यों की संतान राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत है। वैदिक आर्यों की संतान अग्निकुंड से उत्पत्ति, विदेशियों की संतान, राजपूतों के बारे में। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख राजपूतों वंशों का परिचय, जो कि आर्यस और ईओ और आरो के अंदर स्पष्ट रूप से मेंशन किया हुआ है। गुहिल वंश, और उसके बाद गुहिल वंश के प्रमुख शासक बप्पा रावल, चैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा पढ़ेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। आप इस वीडियो का प्रयोग ऑडियो के रूप में भी कर सकते हैं। एक बार देख लें और उसके बाद 2-3 बार ऑडियो के रूप में इसे सुनें। मेरे द्वारा पूरा मेंशन किया गया है, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को ध्यान से व्याख्या करते हुए। धन्यवाद।